एपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। स्वागत है आपका लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिलों की खबरों से। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने न्यायालय परिसर में आभार रैली निकालकर अधिवक्ताओं का धन्यवाद किया। इस दौरान नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने अधिवक्ताओं से मुलाकात कर उनके समर्थन और विश्वास के लिए आभार व्यक्त किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश शर्मा का अधिवक्ताओं ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। अध्यक्ष रमेश शर्मा ने अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ अधिवक्ताओं को भरोसा दिलाया कि वे संघ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। वहीं चुनाव में विजयी महिला अधिवक्ताओं ने महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। वह आभार रैली के दौरान अधिवक्ता संघ में उत्साह और सकारात्मक माहौल साफ दिखाई दिया। दुर्ग जिले के पाटन में जनपद पंचायत के सामने मजदूरों का जंगी प्रदर्शन देखने को मिला। हितग्राही मूलक परियोजनाओं का लाभ नहीं मिलने, पेंशन में देरी और मनरेगा में काम नहीं मिलने से नाराज मजदूर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शन की खास बात यह रही कि मजदूर फावड़ा और गैंती लेकर पहुंचे, जबकि पीएम आवास योजना के हितग्राही खाट और बिस्तर के साथ धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों को जनपद पंचायत के मुख्य गेट पर रोका गया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने तहसीलदार और जनपद सीईओ को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। मजदूरों ने प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो जनपद पंचायत के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सरपंच, पंच और ग्रामीण मौजूद रहे। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने कुम्हार स्थित छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से अवैध शराब परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे 3 वाहनों को जब्त किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि इन वाहनों के जरिए डिस्टिलरी से अवैध पार्ट बी शराब सीधे कुछ चुनिंदा सरकारी शराब दुकानों तक पहुंचाई जा रही थी। डिजिटल और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर जांच एजेंसी का दावा है कि डिस्टिलरी से जुड़े लोग छोटे ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियों का इस्तेमाल कर इस अवैध सप्लाई नेटवर्क को संचालित कर रहे हैं। इससे पहले वेलकम डिस्टिलरी कोटा और भाटिया वाइन्स डिस्टिलरी सरगांव से कुल 16 वाहन जब्त किए जा चुके हैं। फिलहाल जांच एजेंसी पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है और जिन जिन लोगों की भूमिका सामने आएगी उसके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में सूने मकान में हुई चोरी मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक मकान मालिक 25 से 29 जनवरी के बीच घर से बाहर गया हुआ था। इसी दौरान आरोपियों ने घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी का वारदात कबूल कर ली। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर लगभग 45 ग्राम सोना, 315 ग्राम चांदी, नकदी रकम, मोबाइल फोन, चोरी की रकम से खरीदी गई स्कूटी और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामद संपत्ति की कुल कीमत 8,22,480 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग जिले के जामुन थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मनिंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी के घर पर दबिश के दौरान सट्टा संचालन से जुड़े दस्तावेज, मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, चेकबुक और ATM कार्ड बरामद किए गए। इसके अलावा पुलिस ने मौके से 4 किलो 650 ग्राम गांजा, 35 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब भी जब्त की। पुलिस के अनुसार आरोपी ने BETBHIA नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टा नेटवर्क चला रहा था और युवाओं को इससे जोड़ रहा था। फिलहाल आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया और पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। अब डालते हैं नजर प्रदेश की खबरों पर। मिशन कर्मयोगी के तहत IT गॉट ट्रेनिंग कार्यक्रम को लेकर राज्य स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव विकासशील ने राज्य शासन के सभी विभागों को आई गॉट प्लेटफॉर्म से अनिवार्य रूप से ऑन बोर्ड होने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकारी कर्मचारी को उनकी जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट के अवसर मिलेंगे। कार्यशाला में विभागों के मुख्य अधिकारी, सचिव और अन्य अधिकारी
शामिल हुए, जबकि जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान बताया गया कि आई गॉट प्लेटफॉर्म पर एआई तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे कर्मचारियों को स्मार्ट और प्रभावी प्रशिक्षण मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की अहम बैठक प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन की गतिविधियों और जिला कार्यकारिणी के गठन को लेकर समीक्षा की गई। कार्यकारिणी गठन में हो रही देरी पर पीसीसी ने कड़ी नाराजगी जताई और सभी जिला अध्यक्षों को जल्द प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि एआईसीसी के निर्देशन अनुसार कार्यकारिणी में केवल 31 सदस्यों की अनुमति होने के कारण कई जिलों में गठन की प्रक्रिया अटक गई है। पीसीसी ने सभी जिला अध्यक्षों को 15 अप्रैल तक जिला और बूथ कमेटियों का गठन पूरा करने का निर्देश दिया है। क्रिकेट के महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का परिवार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व के सुदूर वनांचल ग्राम बम्ही पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी डॉक्टर अंजलि तेंदुलकर, बेटी सारा तेंदुलकर और बहू सानिया चंडोक तेंदुलकर ने ग्रामीणों से मुलाकात की और क्षेत्र में संचालित शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। घने जंगलों के बीच बसे इस आदिवासी ग्राम में तेंदुलकर परिवार के पहुंचते ही ग्रामीणों में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। इस एक दिवसीय दौरे का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के जन स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा की जमीनी स्थिति को समझना रहा। दौरे के दौरान उन्होंने फुलवारी केंद्र और बालवाड़ी का निरीक्षण किया तथा आदिवासी बच्चों से मुलाकात कर उनके रहन सहन और शिक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी ली। एलपीजी गैस सिलेंडर के संकट के बीच छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए छात्रों को 5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने बताया कि छात्र आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र के आधार पर गैस एजेंसी से छोटा सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे। प्रशासन ने कहा है कि जिले में एलपीजी सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और वितरण नियमानुसार किया जा रहा है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि गैस वितरण में बाधा डालने या डिलीवरी मैन से दुर्व्यवहार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने गैस एजेंसियों को निर्देश दिया है कि अस्पताल, वृद्धाश्रम और अनाथालय जैसे संस्थानों में भी गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पैनिक ना हो और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में अब पढ़ाई को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य का शिक्षा विभाग अब छात्रों की पढ़ाई में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है। इसके लिए ओरल रीडिंग फ्लुएंसी टूल विकसित किया गया है, जो बच्चों की आवाज को रिकॉर्ड कर उसे टेस्ट में बदल देगा। इस तकनीक के जरिए शिक्षक सिर्फ 2 से 3 मिनट में बच्चों की पढ़ाने की गति और सटीकता का आकलन कर सकेंगे। इस एआई मॉडल को राज्य की भाषा और स्थानीय बोली के अनुसार प्रशिक्षित करने के लिए 15 जिलों के 300 से अधिक स्कूलों में 200 घंटे का वॉइस डेटा इकट्ठा किया गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार इस पहल का उद्देश्य बच्चों की पठन क्षमता को बढ़ाना, बुनियादी साक्षरता को मजबूत करना और शिक्षकों को आकलन में मदद देना है। फिलहाल इसे 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा और सफल होने पर पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। केरल में एक चुनावी रैली के दौरान दिए गए उनके भाषण को लेकर विवाद बढ़ने के बाद अब उन्होंने माफी मांग ली है। दरअसल अपने भाषण में उन्होंने पीएम मोदी और सीएम पिनाराई विजयन पर निशाना साधते हुए कहा था कि केरल की जनता अधिक शिक्षित और जागरूक है, इसलिए उसे गुमराह नहीं किया जा सकता। हालांकि उनके बयान को लेकर यह आरोप लगा है कि उन्होंने गुजरात के लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसके बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया। विवाद बढ़ने पर खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माफी मांगते हुए कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया और उनका किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों के प्रति उनके मन में हमेशा सम्मान रहा है और आगे भी रहेगा।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज भवानीपुर विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान उनके साथ वरिष्ठ नेता और मंत्री फिरहद हाकिम और देवाशीष कुमार समेत कई नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद ममता बनर्जी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा है कि आगामी चुनाव में एक बार फिर राज्य में उनकी ही पार्टी सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाए जाने पर नाराजगी जताते हुए चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाया और इस मामले को फिर से कोर्ट में ले जाने की बात कही। देखना दिलचस्प होगा कि 2026 की सियासी जंग में बंगाल की जनता किसे सत्ता की कुर्सी सौंपती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार राणा अयूब के पुराने ट्वीट को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। बुधवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौर ने कहा कि वर्ष 2013 से 2017 के बीच किए गए कुछ ट्वीट बेहद अपमानजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक प्रकृति के हैं। ये ट्वीट हिंदू देवी देवताओं और हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर से जुड़े बताए जा रहे हैं। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ऑफ केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को मिलकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने राणा अयूब, एक्स केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को करेगी। करीब 40 दिनों से चल रही अमेरिका और ईरान के बीच जंग के बाद अब एक बड़ा मोड़ सामने आया है। दोनों देशों ने 2 हफ्ते के लिए सीज फायर पर सहमति जता दी है। इस सीज फायर के तहत अमेरिका और इजराइल अपने हमले रोकेंगे, जबकि ईरान भी अपनी सैन्य कार्यवाही बंद करेगा। खास बात यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल और गैस के जहाजों की सुरक्षा ईरानी सेना सुनिश्चित करेगी। इस बीच जानकारी सामने आई है कि 10 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच औपचारिक बातचीत शुरू होगी। हालांकि इस समझौते को लेकर विवाद भी बढ़ गया है। इजराइल के विपक्षी नेता यार लैपिड ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर हमला बोलते हुए इसे इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक आपदा बताया है। दूसरी ओर ईरान ने दावा किया है कि यह समझौता उनकी शर्तों पर हुआ है और इसे अपनी जीत बताया है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद अमेरिका की राजनीति भी गर्मा गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने इस सीज फायर के ट्रंप का संपूर्ण समर्थन बताया है। उनका कहना है कि समझौते से ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण मिलने की स्थिति बन सकती है, जो दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है। वहीं अमेरिकी प्रतिनिधित्व सभा के सदस्य वेन मुरे ने भी ट्रंप की नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य बता दिया। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस पूरे अभियान को अमेरिका की बड़ी जीत करार दिया है और कहा है कि यह सफलता राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी सेना की रणनीति का परिणाम है। अब देखना होगा कि इस युद्ध विराम के बाद अमेरिका की घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय समीकरण किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। आज की खबर बस यहीं तक। देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।